साल 2050 प्रोबेबली इस समय तक इंसान मार्स पर कॉलोनीज बना चुका होगा। रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करके मार्स पर जाना उतना ही आसान होगा जितना इंडिया से अमेरिका जाना होता है। हमारी एस्ट्रोनॉमी उस समय तक काफ़ी एडवांस हो चुकी होगी। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के पिछले 500 सालों का डेटा उठाओ तो आपको पता चलेगा कि इन 500 सालों में एस्ट्रोनॉमी की खाली नॉर्मल ग्रोथ नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? हमारे पूर्वज एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते थे? हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब टेलीस्कोप तो छोड़ो, लेंस तक का इन्वेंशन नहीं हुआ था। कैसे एंशिएंट कल्चर की एस्ट्रोनॉमी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इतनी ज़्यादा एडवांस थी। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूँ। पहली तस्वीर ये हमारी नाइट स्काई की है। आपको इसमें काफ़ी कम स्टार्स मिलेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप हर एक कॉन्स्टेलेशन को डिटेल में देख सकते हो, यह नाइट स्काई की तस्वीर है एंशिएंट टाइम की। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि एंशिएंट पीरियड में स्टार्स को नेकेड आई से भी देखा जा सकता था, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन नहीं था। और दूसरी बात, हमारे पूर्वजों के पास नाइट को स्टडी करने के काफ़ी अच्छे रीजन थे। काफ़ी सभ्यताएं और कल्चर्स स्टार्स, प्लैनेट और हेवनली बॉडीज़ को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखती थीं। उनका मानना था कि आसमान में इन हेवनली बॉडीज़ का होना जरूर रिलीजियस, लेजेंडरी और अपने आप में मैजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। सेलेस्टियल बॉडी के इन मैजिकल सिग्निफिकेंस को आज हम एस्ट्रोलॉजी का नाम देते हैं। तो एंशिएंट टाइम में काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते थे। उन लोगों को आसमान के यूजुअल पैटर्न्स को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो लोग स्टार्स का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए करते थे, दिनों को गिनने के लिए करते थे, सीजन्स को नापने के लिए करते थे। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमी उनकी लाइफ से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। और ऑब्वियस सी बात है कि हर एक एंशिएंट कल्चर में कई सारे लोग होते होंगे जिन्होंने अपने जीवन की कई सारी रातें आसमान की स्टडी करने में बिताई होंगी। वह लोग टूटते हुए तारों को देखा करते थे, इक्लिप्स को देखते थे, जिसको बैड ओमेन भी माना जाता था, क्योंकि काफ़ी सारी सिविलाइजेशन सन और मून को अपने गॉड की तरह ट्रीट करते थे। और इक्लिप्स के टाइम पर यह माना जाता था कि किसी डेविल ने उनके गॉड को खा लिया है, इसलिए इक्लिप्स को एक बैड ओमेन की तरह माना जाता था। और कभी कभी काफ़ी रेयरली उनको कॉमेट्स भी दिख जाया करते थे। और इन सब बातों की जानकारी हमको स्टोन एज के टाइम से ही मिलती हुई आई है। अगर आज आप लगातार एक महीने तक स्टार्स को ऑब्जर्व करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक महीने में मिनिमम आप 5 फॉलिंग स्टार्स को तो देख ही लोगे। अब स्टार्स के अलावा कई सारे प्लैनेट भी हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। इन सब की नॉलेज भी उनके पास थी। अब आप कहोगे कि बिना टेलीस्कोप के कैसे पॉसिबल है? तो उनको नोटिस करना काफ़ी ईजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्स की पोजीशन तो फिक्स रहती है, लेकिन प्लैनेट्स मूव करते हैं और दिनों के साथ स्काई में अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि वीनस, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो उनको आसमान में स्टार्स के अलावा कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज भी दिख रही थी जो कि समय के साथ अपनी लोकेशन चेंज कर रही थी। तो वो लोग इसके बारे में अवेयर थे। एंशिएंट ग्रीक्स मरकरी प्लैनेट को एक नहीं बल्कि 2 बॉडीज की तरह मानते थे। पहली वो जो कि सुबह होने के कुछ घंटे पहले दिखती है, और दूसरी वह है जो सूरज डूबने के कुछ घंटों बाद दिखती है। लेकिन फिर बाद में उनको यह पता चला कि वह 2 नहीं बल्कि एक ही बॉडी है, क्योंकि दोनों बॉडीज को एक ही दिन पर देखना पॉसिबल नहीं है और दोनों मरकरी की पोजीशन लगभग मैच करती थी। तो इनफैक्ट वह 2 नहीं बल्कि एक ही बॉडी थी। अब जैसे ही हम स्टोन एज के बाहर आते हैं तो हमको पता चलता है कि व्हील्स का इन्वेंशन हो चुका था और नेविगेटर्स और मर्चेंट्स लंबी दूरी पर यात्रा करना शुरू कर चुके थे। और तब उनको यह रियलाइज हुआ कि सन के राइजिंग और सेटिंग पॉइंट केवल सीजनल वेरिएशन के संग वेरिएट नहीं होते, बल्कि उन पर लोकेशन से भी फर्क पड़ता है। पोलर स्टार की डिस्टेंस होराइजन लाइन के संग लोकेशन के चेंज होने से वेरिएट करती है। इस चीज को सबसे पहले ग्रीक, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना के एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ने सबसे पहले नोटिस किया। होराइजन लाइन वेरिएशन, डिस्टेंस के संग लोकेशन का चेंज होना, इस कंसेप्ट को आज हम लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। जो लोग और एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंडेंट थे
जैसे कि नेविगेटर्स, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, होराइजन से पोलर स्टार की डिस्टेंस क्यों वेरिएट करती है, क्यों चेंज होती है लोकेशन के चेंज होने से। तो इन सब चीज़ों के होने का केवल एक ही संभावना है, और वो यह है कि क्या पृथ्वी गोल है, क्या पृथ्वी राउंड है। केवल यही चीज़ नहीं जो कि हमारी ओर यह इशारा कर रही थी कि पृथ्वी गोल है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में एक ही दिन एक ही समय पर सन के अलग अलग एंगल्स होना हमारी ओर यह इशारा कर रही थी कि पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। ऐसे ही तरह तरह के हिंट मिल रहे थे, जैसे कि लूनर इक्लिप्स पर मून की शैडो, ऐसे ही तरह तरह के हिंट मिल रहे थे, लेकिन यह कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। खैर, इसके प्रूफ पर हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी बाद में करेंगे। लेकिन ज़्यादातर कल्चर्स यही मानते थे कि वर्ल्ड फ्लैट है, लेकिन अर्थ के गोल होने का आइडिया एंशिएंट ग्रीक में बना हुआ था। इसके बाद 3rd सेंचुरी BC में सन की अलग अलग पोजीशन और शैडो एंगल्स को देखकर एरिस्टोथनीस ने एंशिएंट ग्रीक में अर्थ के साइज को कैलकुलेट किया, यहाँ तक कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को भी करेक्टली कैलकुलेट किया। हालांकि यूनिट्स और मेजरमेंट में कन्फ्यूजन के कारण उनको कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया था। अब इसके बाद चालू होता है एरा ऑफ जियोसेंट्रिक वर्ल्ड। तो लोग सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, स्टार्स, इन सब को ऑब्जर्व करते थे, और वो पाते थे कि सन सुबह उगता है और रात में डूब जाता है। उसी तरह मून और इसी तरह बाकी के प्लैनेट्स भी ऐसा कर रहे हैं। सभी सेलेस्टियल बॉडी हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं, और यहाँ से चालू हुआ एरा ऑफ जियोसेंट्रिक वर्ल्ड, जिसमें नेचुरली यह माना जाता है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र, यानी कि इस यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है, और बाकी की जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वह सब अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। और इस पर सबसे ज़्यादा वर्क और स्टडी फिलोसोफर क्लॉडियस टॉलेमस ने की, जिनके मॉडल को आज हम बोलते हैं टॉलेमिक जियोसेंट्रिक मॉडल। हालांकि आज हम यह बात जानते हैं कि टॉलेमी का जियोसेंट्रिक मॉडल फंडामेंटली रॉन्ग है। उनके मॉडल के अनुसार अर्थ सेंटर में है, मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, मरकरी अर्थ को ऑर्बिट कर रही है लेकिन मून के डिस्टेंस की दूरी पर, वीनस अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है लेकिन उसकी दूरी मरकरी प्लैनेट से ज़्यादा है। ऐसे ही इसके बाद सन ऑर्बिट कर रहा है, इसके बाद मार्स ऑर्बिट कर रहा है, जुपिटर, सैटर्न, और ऐसे ही तमाम सेलेस्टियल बॉडी हमारी अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। इनफैक्ट टॉलेमी का यह मॉडल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, कोपरनिकस, केपलर और न्यूटोनियन मॉडल से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह कंपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारे फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझाने के लिए वर्क कर रहा है, भले ही वो रॉन्ग हो। बिल्कुल इसी तरह यह मॉडल भी है। अब 1200 के लास्ट ईयर्स में मार्को पोलो पहले यूरोपियन बने जो कि चाइना से ट्रैवल करके वापस आए थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सभी लोगों को बताया। उन्होंने वहां जाकर सेंट्रल एशिया के बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी, और उनके पहले भी कुछ यूरोपियन वहां पर गए थे, लेकिन बाकियों को यह पता नहीं था कि वहां पर कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहां की ट्रेडिंग क्या है। तो कई सारे फिलोसफर, नेविगेटर, पॉलिटिशियन मार्को पोलो की इस जर्नी से काफ़ी इंस्पायर हुए। अब मूर्स ऑफ लिवेरियन पेनिनसुला को लेकर पोर्टुगल और स्पेन में काफ़ी लंबे अरसे से वॉर चल रहा था, और यह फाइनली 1492 में एंड हुआ। इसके बाद दोनों राज्य किसी प्रॉफिटेबल स्टेट की तलाश में थे, जहां पर वो ट्रेड कर सकें, जहां पर वो व्यापार कर सकें। क्योंकि पोर्टुगल ने इस वॉर को पहले ही एंड किया था, तो उन्होंने पहले ही सीज को एक्सप्लोर करना, समुद्रों को एक्सप्लोर करना, नए रूट्स को ढूंढने के लिए स्पेन से पहले ही शुरू कर दिया। दोनों पोर्टुगल और स्पेन दोनों ही नेविगेशन रूट्स ढूंढने में लगे हुए थे, जिससे कि वो चाइना और इंडियाज तक पहुंच जाएं और वहां जाकर सिल्क और मसालों की हाई ट्रेडिंग करें। दोनों राज्य यह चाहते थे कि किसी तरह वो इंडिया या फिर चाइना पहुंच जाएं और वहां जाकर व्यापार करें। और लैंड के रास्ते पर ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि रास्ते में मुस्लिम कल्चर पड़ते थे जो कि क्रिश्चियन और यूरोपियंस के संग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे। इसलिए वो लोग किसी सी रूट की तलाश में थे। अब एक जिनोविस नेविगेटर जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबो, उनका यह मानना था कि अगर वह यूरोप के वेस्ट से सेल करें तो वो ईस्ट साइड से इंडीज पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले इंडिया को इंडीज कहा जाता था। तो कोलंबो मार्को पोलो से इंस्पायर थे, और उन्होंने अर्थ के साइज के साथ एस्टिमेशन लगाकर
कैनरी आइलैंड और जापान के बीच की एस्टिमेटेड डिस्टेंस 3700 किलोमीटर्स निकाली, लेकिन असल में डिस्टेंस थी 12500 किलोमीटर। तो ज़्यादातर नेविगेटर्स उनके साथ इसमें नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि पृथ्वी उनकी एस्टिमेशन से ज़्यादा बड़ी है। हालांकि कोलंबो ने एस्टिमेशन गलत लगाई थी, लेकिन फिर भी कोलंबस पोर्टुगल के राजा को कन्विंस करने गए और उन्होंने कहा कि आप मेरी इस जर्नी को फाइनेंस कीजिए। यह बात है 1485 की, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोलंबो की एस्टिमेटेड जर्नी का डिस्टेंस काफ़ी कम था। इसके बाद कोलंबस का आइडिया स्पेनिश क्राउन के पास पहुंचा और उन्होंने यह सोचा कि मूर्स की काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अगर ये आइडिया वर्क कर गया तो स्पेन जल्दी ही प्रॉफिट कर लेगा। तो स्पेनिश किंग ने कोलंबस के इस आइडिया को अप्रूव कर लिया और स्पेन ने कोलंबस को फाइनेंस किया और कोलंबस ने अपनी जर्नी वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक की तरफ स्टार्ट कर दी और वो पहुंच गए हिस्पेनियोला आइलैंड, जो कि सेंट्रल अमेरिका में आता है। वो इंडिया ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने डिस्कवरी कर दी अमेरिका की। तो जब वो वापस लौटे तो हर जगह यह न्यूज़ फैल चुकी थी कि अटलांटिक की दूसरी साइड पर एक नई लैंड डिस्कवर हो चुकी है। यह खबर जल्दी से हर जगह फैलने लगी। इसके बाद पुर्तगीज और स्पेन ने वर्ल्ड को ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास से डिवाइड कर दिया 1494 में। अमेरिगो वेस्प्यूसी 1497 में पहली बार मेनलैंड अमेरिका पहुंचे। इस सब के बाद पुर्तगीज शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने किसी तरह अफ्रीका के अराउंड नेविगेट करके इंडिया तक पहुंचना मैनेज कर लिया 1498 में, और उनके नेविगेटर का नाम था वास्को डिगामा। तो इस तरह इंडिया की डिस्कवरी हुई।